भारत की राजनीति में कभी कभी ऐसे भी चमत्कार हुए हैं जिसे सुनकर आपके दिमाग हिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 1979 में जिस नेता के पास सिर्फ और सिर्फ 60 सीट थी वह देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे। और जिस पार्टी के पास 154 सीट थी वो हाथ मलती रह गई और बाहर बैठकर ताली बजाती रह गई, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। और 1999 में इस देश की सबसे बड़ी शख्सियत में से एक अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार गिर जाती है। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिम्मेवार भेजा था, वो भी किसी बड़े घोटाले की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक वोट से। अब जरा आप सोचिए कि जब 60 सीट 18 सीट और एक सीट की वजह से, एक वोट की वजह से देश का प्रधानमंत्री बदल सकता है, तब आप सोचिए जो ये मोदी सरकार है रिजल्ट आने से पहले 400 पार का नारा लगा रही थी और जब रिजल्ट आता है तो 240 सीट पर ही सिमट के रह जाती है। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल, और जो पार्टी अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के सहारे खड़ी है, तो क्या मोदी सरकार भी इतिहास की तरह कभी अचानक से गिर सकती है? क्या 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या फिर इसकी गूंज दिल्ली की कुर्सी तक सुनाई देगी? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जो मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, क्या कल को वो लोग खेला कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार अपना पूरा 5 साल कंप्लीट कर पाएगी या फिर इतिहास फिर से एक बार दोबारा दोहराया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो आइए ये सारी पॉसिबिलिटी हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पूरी आपको कहानी समझ में आएगी। तो आइए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। इससे पहले कि हम मोदी सरकार की बात करें और बिहार चुनाव की बात करें, जरा चलते हैं पीछे और पीछे का इतिहास देखते हैं कि आखिरकार एक सीट से कैसे देश का प्रधानमंत्री बदल जाता है और 60 सीट जीतने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। इस पे पहले हम लोग नजर डालते हैं। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला। आरोप ये था कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गड़बड़ी कराई है और कोर्ट ने फैसला किया कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाए। अगर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होता तो उनकी सांसदी भी चली जाती और उनका प्रधानमंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता था। यहाँ पे इंदिरा गांधी हार मानने के बजाय पूरे देश भर में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगने के बाद विपक्ष के जितने भी बड़े नेता थे, छोटे नेता थे, सबको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पे अखबारों पर भी सेंसरशिप लगा दिया जाता है। मतलब अखबार में कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम ये खबर छापने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आम लोगों से उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लोग डर में जीते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों का इंदिरा गांधी के प्रति गुस्सा उबल रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1977 में दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया। अब इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि यहाँ पे 2 साल हो गया है, अब लोग डर के मारे हम ही को वोट देंगे, लेकिन नतीजा एकदम उलट दिया गया। देश भर में सिर्फ एक ही नारा लगा कि इंदिरा गांधी को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। और विपक्ष पार्टी जो पहले बिखरी हुई थी इस बार एक साथ आ गई, जैसे कि जनसंघ जो आज बीजेपी की जड़ है, दूसरा समाजवादी दल, तीसरा लोक दल और कई छोटे मोटे दल, सबने मिलकर एक पार्टी बनाया जिसका नाम पड़ा जनता पार्टी। और जब नतीजा आया तो कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी और पहली बार भारत में गैर कांग्रेस सरकार बनी। जब जनता पार्टी जीत गई तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चुना और लोगों को लगा कि अब सच में बदलाव आएगा, क्योंकि 30 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार थी और इस बार कोई भारत में नई सरकार बनी थी। लेकिन यहाँ भी सब कुछ उतना आसान नहीं था। जनता पार्टी एकजुट तो हो गई थी लेकिन सभी के विचार अलग अलग थे। जैसे कि कोई समाजवादी सोच रखने वाला था तो कोई हिंदुत्व की राजनीति करने वाला था, कोई किसान नेता था। सब चाहते थे कि पार्टी में उनकी बात मानी जाए और धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगा। कभी मंत्री पद को लेकर खींचातानी, कभी नीतियों पर आपसी टकराव। आखिरकार 1969 आते आते सरकार डगमगाने लगी और मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ गया। अब इसी मामले में मौका मिल गया चरण सिंह को। उनके पास सिर्फ 60 सीट थी, लेकिन राजनीति में दिमाग और टाइमिंग बहुत मायने रखती है।
उन्होंने उसी वक्त इंदिरा गांधी की कांग्रेस से संपर्क किया। कांग्रेस ने कहा कि आप पीएम बनिए, हम बाहर से आपको समर्थन करेंगे। बस फिर क्या था, 60 सीट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफियत होती है। और कांग्रेस ने समर्थन करने का वापस तो किया था, लेकिन जब संसद में बहुमत साबित करने का समय आया तो कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच लेती है। और नतीजा ये हुआ कि संसद में चरण सिंह अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ गया प्रधानमंत्री पद से। जरा आप सोचिए, 60 सीट जीतने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाए और 200-300 सीट जीतने वाले किनारे बैठ जाएं, वहाँ राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। अब इतिहास हमें यह सिखाता है कि सरकार हमेशा बड़े दल नहीं गिराते हैं, कभी छोटे नेता और छोटे दल भी मिलकर सरकार को गिरा देते हैं। और अब अभी बिहार के चुनाव का सिचुएशन क्या हो सकता है और इससे कैसे दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है, इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 2024 के चुनाव की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024, 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हुई थी। लोगों को बड़ा उम्मीद था, लेकिन फिर से बीजेपी 400 पार का नारा लगाना शुरू कर दी थी। हर कोई सोच रहा था कि मोदी जी फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। चुनाव से पहले बीजेपी ने खुद मीडिया एग्जिट पोल में दिखाया कि शायद इस बार 401 सीट मिल जाएगी। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से जनता और विरोधी दल को भी यही लग रहा था कि एक बार फिर से बीजेपी सुपर स्ट्रांग बनकर आएगी, लेकिन 4 जून 2024 को जब रिजल्ट आया तो सबको झटका ही लग गया। बीजेपी को मिलता है सिर्फ 240 सीट और कांग्रेस को मिलता है सिर्फ 99 सीट। मतलब ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और ना ही कांग्रेस को। अब इससे जो हालत है वह थोड़ी सी उलझ गई, क्योंकि जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाती है तो छोटे पार्टियों की मौजूदगी बड़ी ताकत बन जाती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 43 सीट थे विधानसभा में और बीजेपी के पास 74 सीट थी। साथ में और कई छोटी पार्टियां भी थीं। जिसने भी इन छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया वही सरकार बना सकता था, और हुआ भी कुछ वैसा ही। नीतीश कुमार बीजेपी से मिलकर एनडीए गठबंधन बनाते हैं और साथ में चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट लेकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। और इस तरह मिला जुलाकर बीजेपी के पास, मतलब पूरे गठबंधन के पास 293 सीट हो जाती है और बहुत ही आसानी से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी अपना शपथ ले लेते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन यहाँ भी लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार बीजेपी के साथ क्यों ही गए, क्यों नहीं वो राहुल गांधी के साथ चले गए। तो इसका जवाब बिहार के 2020 के चुनाव में छुपा हुआ है। उस समय जेडीयू को 43 सीट मिला था और बीजेपी को 74 सीट मिला था। मतलब नीतीश कुमार को अकेले सरकार बनाने का मौका नहीं था। तब बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता हासिल की थी और अपना सरकार बनाई थी। इसलिए 2024 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि 2020 में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था। अब आइए हम बिहार की राजनीति और बिहार की सीट को अच्छे से समझते हैं। दरअसल बिहार में टोटल 243 सीट है और किसी भी पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए 122 सीट चाहिए। मतलब उस टाइम 2020 में जेडीयू और यहाँ पे एनडीए मतलब बीजेपी और छोटे मोटे दल मिलकर टोटल 125 सीट हासिल करते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 सीट का ही खेला है। अगर 3 सीट इनके पास रहेगी तो ये सरकार में रहेंगे और 3 सीट इधर उधर बहकती है तो सरकार भी गिर सकती है। मतलब अगर सिर्फ 3-4 सीट भी हिल गई तो एनडीए की सरकार खतरे में आ सकती है। अब हम बात करते हैं मुख्य विरोधियों की, जिसमें सबसे पहला है महागठबंधन, जिसमें सबसे पहली पार्टी है तेजस्वी यादव जिसके पास 75 सीट है और 2020 से ही तेजस्वी यादव की पार्टी स्ट्रगल कर रही है। और दूसरी है कांग्रेस, जिन्होंने 2024 में कमबैक किया और अभी भी मजबूत है। अगर इन दोनों में हम अन्य कुछ छोटे मोटे दल को मिला देते हैं तो टोटल 111 सीट हो जाती है। मतलब एनडीए भी अभी मजबूत है और महागठबंधन धीरे धीरे नंबर बढ़ा रहा है। और तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब 2020 में उन्हें 75 सीट मिली थी और 2015 में उन्हें 80 सीट मिली थी। और यानी जनता ने उन्हें लगातार भरोसेमंद नेता माना है और उन्हें लगातार वोट भी दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमबैक कर रही है और महागठबंधन जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो यहाँ पे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि सीएम
जो है इस बार तेजस्वी यादव बन सकते हैं और उन्हें वोट भी दिया। और अब जब कांग्रेस कमबैक कर रही है और महागठबंधन की जो ताकत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनके 99 जो हैं वो लोकसभा के मेंबर भी मिल चुके हैं, मतलब सांसद भी हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस का महागठबंधन है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो इसी तरह मजबूत होता रहा तो एनडीए के लिए खतरा भी हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है वह है नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हें ही तय करना है कि बीजेपी के साथ रहें और एनडीए गठबंधन बनाए रखें या फिर कांग्रेस और महागठबंधन में जाकर अपनी सत्ता बनाएं। और वह महागठबंधन में चले गए तो एनडीए की सीट सीधे कम हो जाएगी और मोदी सरकार की हवा भी निकल सकती है। अब यहाँ नीतीश कुमार ने एक और दांव खेला है, उन्होंने महिलाओं के खाते में 10,000 डालने की योजना बनाई है। अब यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी राशि क्यों दे रहे हैं, लेकिन असल में नीतीश कुमार यह समझ रहे हैं कि एनडीए की जो सीट है वह गिर सकती है, इसलिए उन्होंने वोटर्स को लुभाने के लिए यह कदम उठाया है। अब आप जरा सोचिए, बिहार में तेजस्वी यादव सबसे मजबूत पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बहुत तेजी से अपना कमबैक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो फैसला है वो एनडीए बहुमत को झुका सकता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बिहार का ही चुनाव नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार का भी जो आने वाला रिजल्ट क्या रहने वाला है वो यहीं से तय होगा। और बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र की सरकार को भी यही तय करेगा। और अगर बिहार चुनाव में एनडीए कमजोर पड़ी और महागठबंधन मजबूत हुआ तो सबसे पहले नीतीश कुमार का कदम होगा पलटाव। इतिहास गवाह है कि कई बार नीतीश कुमार पाला बदल चुके हैं। 2013 में बीजेपी को छोड़ें, 2015 में लालू कांग्रेस के साथ गए, 2017 में फिर बीजेपी में लौट गए और 2022 में फिर से महागठबंधन में आए, यानी पलटी मारना उनके लिए कोई नई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और बड़े आसानी से फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और देखा जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 में से एनडीए के पास 30 प्लस सीट है और 30 प्लस सीट है तो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मामला होता है तो सीधे नीतीश कुमार की 12 सीट निकलकर इंडिया अलायंस में जुट जाएगी। और इंडिया अलायंस में जुटने का मतलब राहुल गांधी के खाते में आ जाएगी। और देखा जाए तो एनडीए के पास इस टाइम 293 सीट है, तो 293 से इनके पास एनडीए के पास अब टोटल 281 सीट हो जाएगी और यहीं से खेल जो है वह गड़बड़ाता हुआ दिखेगा। और अब हम आते हैं एनडीए के बड़े खिलाड़ी की तरफ, यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 सीट है और अभी वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे रिपोर्टर्स बार बार लिख चुके हैं कि नायडू की राजनीति हमेशा पावर बैलेंसिंग पर रही है, मतलब वो हमेशा उसी तरफ रहते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है। अब अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर दे या फिर डिप्टी सीएम बनाने की बात कर दे तो हो सकता है कि वह एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस में आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार का आंकड़ा 281 से 265 तक गिर सकता है। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी एनडीए में हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा फ्लोट रही है। पहले शिंदे ने शिवसेना तोड़कर बीजेपी के साथ गए। एनडीटीवी और स्क्रोल की रिपोर्ट कहती है कि अगर सेंट्रल लेवल पर माहौल बदल गया तो महाराष्ट्र का गुट भी राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वाले कैंप में जा सकता है। इसका मतलब होगा कि एनडीए की सीट और भी ज्यादा कट जाएगी। तो अगर यह सारे पीसेस मिल जाते हैं, जैसे नीतीश कुमार अपनी 12 सीट राहुल गांधी को दे दें, चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट राहुल गांधी को दे और शिंदे भी इंडिया अलायंस में चले गए, तो राहुल गांधी और इंडिया अलायंस आसानी से 272 पार कर जाएगा और एब्सोल्युटली मेजॉरिटी क्लेम करके अपनी सरकार बना सकता है। दोस्तों, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। जब 1969 में ऐसा हो सकता है तो 2025 में क्यों नहीं हो सकता है। जब 1969 में चरण सिंह के पास सिर्फ और सिर्फ 60 सीट थी और वह प्रधानमंत्री बन गए, किस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट कर दी और उनके जो पार्टी थी उसमें टूट फूट पड़ गई और यहाँ पे चरण सिंह प्रधानमंत्री बनी। नंबर भले ही कम हो राजनीति में, लेकिन किंग मेकर की पावर सबसे ऊपर होती है और यही तस्वीर हमें 2025 में भी बनती हुई दिख रही है। और मान लीजिए कि बिहार चुनाव में बीजेपी हार जाती है और नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं और उनकी जो 12 सीट है वो भी महागठबंधन में आ जाती है, तो यहीं से खेला बदल जाएगा। और इस सिचुएशन में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता, जिनकी गिनती सीटों में तो कम है, लेकिन वही तय करेंगे कि दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा। और अगर यहाँ पे राहुल गांधी समझदारी दिखाते हैं और अपने आप को पीएम पद से पीछे कर लेते हैं और चंद्रबाबू नायडू या फिर
फिर किसी क्षेत्रीय नेता को आगे कर देते हैं तो वही 1969 वाली कहानी 2025 में भी दोहराई जा सकती है। और इतिहास गवाह है कि भारत में हमेशा राजनीति सीटों से कम लेकिन चालों से ज़्यादा चलती है और यही चाल आने वाले बिहार चुनाव के बाद पूरी पॉलिटिक्स को तय करेगी। असली सवाल यह है कि नवंबर 2025 में होने वाला बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा या फिर यह पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख देगा, और क्या मोदी सरकार को अपना तीसरा टर्म बीच में ही छोड़ना पड़ेगा? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो में।